Welcome to the course of Sports Psychology. I am here your course instructor Nazia Yaqub. In today's lecture, we will study transition model in sports. It will consist of a few subtopics that we will learn today. They include athletic identity and transitions, transition out of sports, transferable skills, career in sports, wellness after sport, that will include fitness and nutrition value of athletes. Now, what is athletic identity and transition? The transition out of sports prompt an identity change for the athlete. जब भी कोई एथलीट एकदम से चेंज करता है अपनी फील्ड को रिटायरमेंट की वजह से या नेक्स्ट लेवल पे हायर ना होने की वजह से खुद विड्रॉ करता है या उसे उसकी फील्ड से बेहतर तरीके से समझा जाता है कि वो अब इसके अलावा कोई और फील्ड चूज करे, उसके लिए प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं, तो वो जो स्टेज होती है जिसमें वो अपने एक करियर को एथलेटिक करियर को छोड़ के किसी और करियर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे मेन क्या चीज़ होती है कि एक चेंज जो आता है उसके अंदर आइडेंटिटी का आता है। एथलेटिक आइडेंटिटी, जब वो एथलीट होता है तो उसकी आइडेंटिटी एथलेटिक होती है। तो एकदम से जब वो किसी दूसरी फील्ड में जाएगा या वो एथलीट नहीं रहा या वो रिटायर हो चुका है या विथड्रॉ कर लिया है उसने, तो वो एथलेटिक आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है। उसके एथलेटिक आइडेंटिटी उससे समझने के छिन जाती है या मोर ऑफ द टाइम अब मज़ीद वो एथलेटिक आइडेंटिटी के साथ नहीं रहता, बल्कि अब वो एक नॉर्मल पर्सन है या जो भी वो जॉब करेगा, जो भी बिज़नेस करेगा, जो भी टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी आइडेंटिटी उसके साथ अटैच हो जाएगी। व्हेन पुटिंग एन एंड टू देयर स्पोर्टिंग करियर, जब वो एंड कर रहे होते हैं या जब रिटायरमेंट के करीब होते हैं एथलीट्स, तब क्या होता है? एन एथलीट लूजेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो ये फील कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे खो रहे हैं। Particularly if they have been training and competing in their sport for much of their life. आम ज़्यादातर जब ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा स्पोर्ट्स के साथ कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में गुजार चुके होते हैं, तब जब उनको रिटायरमेंट की तरफ आना पड़ता है, एक उनकी लाइफ में चेंज आ रहा होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि अब उनका जो है पहले जैसा जिसकी बेस पे उनकी रिकॉग्निशन थी, दुनिया उनको एथलेटिक आइडेंटिटी के साथ जानती थी, अब वो नहीं रहेगी। जैसे देखिए हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वकार यूनुस है, मोहम्मद यूसुफ हैं, ये सारे एथलीट्स जो हैं, सईद अनवर हैं, ये सारे अपनी-अपनी जगह जब एथलीट थे तो इनकी एक एथलेटिक आइडेंटिटी थी। जो जैसे ही उन्होंने अपनी फील्ड को छोड़ा है, वो रिटायरमेंट की वजह से छोड़ा है या किसी भी रीज़न की वजह से, वो उस फील्ड का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब उनकी एथलेटिक आइडेंटिटी कम है, अब वो एज रिटायर्ड एथलीट्स जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं या उनको उनके बिजनेस के लिहाज से जाना जाता है। ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें एथलीट्स अगर अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार रहे हैं, एथलीट जब अपनी रिटायरमेंट की वजह से अपनी एथलेटिक आइडेंटिटी को खो देते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा-सा सेंस ऑफ लॉस ज़्यादा पाई जा रही होती है कि अब उनको लोग जो है उस तरह से पहचानेंगे नहीं जैसे पहले पहचान रहे थे। इस वजह से एथलेटिक आइडेंटिटी और ट्रांजिशन का आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ट्रांजिशन बेसिकली हम कहते हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ चेंज होना, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना, वो जो स्टेज है चेंज की, दैट इज़ नाउन एज ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इन स्पोर्ट्स के अंदर एथलेटिक आइडेंटिटी जो है सबसे पहले इफेक्ट होती है। किसी भी एथलीट की एथलेटिक आइडेंटिटी जो है वो आप समझ लें कि वो डैमेज हो रही होती है या वो उसको समझ रहा होता है कि मेरी अब ये चीज़ मेरे पास नहीं रहेगी, मेरी आइडेंटिटी नहीं रहेगी और मुझे न्यू आइडेंटिटी के साथ जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। नाउ एथलेटिक आइडेंटिटी एंड ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास ये कंडीशंस हैं कि ये किन लोगों पे अप्लाई होती है। दिस में अप्लाई टू द यूथ एथलीट हु विल नॉट कम्पीट इन कॉलेज, ऐसे यूथ एथलीट जो कॉलेज में कम्पीट नहीं कर पाते। सेकंड, द कॉलेजिएट एथलीट हु विल नॉट कम्पीट प्रोफेशनली, ऐसे कॉलेज के एथलीट जो प्रोफेशनली कम्पीट ना कर सकें, यानी कि एक ऐसा एथलीट पहली कंडीशन में जो कॉलेज तक ही ना पहुंच सके, मसलन स्कूल में ही उन्होंने पहले वो स्कूल में एज एन एथलीट अपनी आइडेंटिटी रखते थे, उनको स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन करवाई जाती थी, लेकिन वो कॉलेज लेवल तक नहीं पहुंच सके। सेकंड कंडीशन क्या है?
अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से या किसी भी वजह से खुद विदड्रॉ कर दिया या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके गए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एथलीट भी हो सकती है। फिर सेकंड कंडीशन हमारे पास कॉलेजिएट एथलीट की है, जो कि प्रोफेशनली कम्पीट ना कर सके। कॉलेज के बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि वो उनको प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अगर कोई ऐसा एथलीट है जो कॉलेज के बाद जो है या कॉलेज के अंदर ही प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता, तब भी ट्रांजिशन की स्टेज आ सकती है, उसे विदड्रॉ करना पड़ सकता है इसके साथ, गेम्स के साथ। नेक्स्ट है द प्रोफेशनल एथलीट हु इज रिटायरिंग। थर्ड कंडीशन जिस पे अप्लाई होती है वो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। ऐसी स्टेट के अंदर हमारे पास इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये वाला मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। ट्रांजिशन की स्टेज जो है अप्लाई होती है और इन तीनों कंडीशंस में एथलेटिक आइडेंटिटी इफेक्ट होती है। Because athletes spend a great deal of time training and devoting themselves to their sport, they may not have time for exploration of activities or careers out of sport, outside sports. अब उनके पास जो है आमतौर पर क्या होता है कि एथलीट्स अपने टाइम का बहुत ज़्यादा हिस्सा, समझ लें कि तकरीबन 70 to 80% टाइम जो है वो स्पोर्ट्स को डिवोट कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इस वजह से उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो गेम्स के अलावा किसी और चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। अब उन्होंने एक चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उसमें भी अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सके, तो उन्होंने अपने लिए कोई सेकंड चॉइस तो छोड़ी ही नहीं थी। उनके पास तो एक्सप्लोरेशन का टाइम ही नहीं था, उन्होंने तो मैक्सिमम अपना कर दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब आउट ऑफ स्पोर्ट्स उन्होंने कुछ भी ना एक्सप्लोर किया हुआ हो, अपने लिए कोई और बिज़नेस ना देखा हो, किसी साइड पे उन्होंने फोकस ना किया हो कि कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकें या कोई और चीज़ अरेंज कर सकें, ऐसे स्टेट में उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि वो अपनी उस स्टेट को, उस ट्रांजिशन की स्टेट को ज़्यादा फ़ील करते हैं कि हमारे पास इसमें अब जो मैं पहले मेरे पास आइडेंटिटी थी या मेरे पास जो पहले एक रिकॉग्निशन थी वो लॉस्ट हो गई है। अगर उन्होंने पहले से ही अपने लिए कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश किया हुआ हो या किसी और एक्टिविटीज़ की तरफ उन्होंने अपना फ़ोकस रखा हो, तो फिर उनको इस चीज़ का चेंज जो है इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। ये नेक्स्ट हम मॉडल भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी किस तरह से ये चेंज इफ़ेक्ट होता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर। दिस लीड्स टू आइडेंटिटी foreclosure and a strong athletic identity which has been associated with difficulty adjusting following sports career termination. अब ये जो है कंडीशन उसमें क्या होता है कि पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग जो एथलेटिक आइडेंटिटी होती है वो इफेक्ट होती है, जिसका ताल्लुक पर्सन की जो स्पोर्ट्स करियर टर्मिनेशन है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टर्मिनेशन में एडजस्ट करने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जितना ज़्यादा एक पर्सन अपने करियर के साथ अटैच होगा, जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग उसके साथ ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रांगली अपनी उस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, फील कर रहा होगा, उतना ही उस आइडेंटिटी के खोने के बाद उसको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा या उसमें नई आइडेंटिटी में एडजस्टमेंट में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो एक कंडीशन होती है ये वाली जिसमें एथलीट्स अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अपने उस आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फ़ील कर रहे होते हैं, अटैच होते हैं। तो जब वो आइडेंटिटी चेंज होती है तो उनके अंदर एक वाज़ेह एडजस्टमेंट का इश्यू आता है, नई आइडेंटिटी के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको करियर जब टर्मिनेट होता है तो उसमें उनको एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है या डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं वो। यहाँ पे हमारे पास ट्रांज़िशन आउट ऑफ स्पोर्ट्स का एक मॉडल है। टेलर एंड ऑजिलिव ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1994 में। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है which outlines 5 stages important to address with athletes who are transitioning out of sports. ऐसे एथलीट जो कि अपनी करियर से ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, ईदर एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली, उनको पहले से पता है कि मेरा करियर चेंज होने वाला है, बेशक ये कंडीशन है, या उनको नहीं पता तब भी ये वो स्टेट है कि जिसमें से उनको गुजरना पड़ता है। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है अडेप्टेशन टू करियर ट्रांजिशन का। इनके अगर किसी पर्सन का करियर चेंज होता है, वो ट्रांजिशन की फेज से गुजरता है, तो वो किस किस तरह इस कंडीशन को फेस करेगा, इसमें कौन सी ऐसी उसको सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा।
इस मॉडल में हमारे पास सबसे पहले रीजंस फॉर ट्रांजिशन है। कौन-कौन सी रीजंस हैं जिनकी बेस पे ट्रांजिशन हो सकती है गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। पहला है एज। एज की वजह से हम एथलीट्स जो हैं हो सकता है वो रिटायर हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ट्रांजिशन को फेस किया है। इंजरी की वजह से फेस कर सकते हैं, एथलीट को ड्यूरिंग गेम कोई ऐसी इंजरी आ गई है जो करियर थ्रेटनिंग इंजरी है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो एथलीट अब गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये एक कंडीशन हो सकती है। थर्ड हमारे पास है डी सिलेक्शन। फर्दर नेक्स्ट लेवल के लिए एथलीट सेलेक्ट नहीं हो सका, नेशनल लेवल के लिए उसको सिलेक्शन हुई है, अब वो काफ़ी अरसे से नेशनल लेवल पे खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, वो क्राइटेरिया पे मीट नहीं कर रहा क्राइटेरिया को जो हमें रिक्वायर है इंटरनेशनल गेम्स के लिए। इस वजह से भी जो एथलीट है वो ट्रांजिशन फेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री विल और चॉइस। अपनी मर्जी से भी एथलीट छोड़ सकता है, जिसकी वजह से वो एथलेटिक फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जाना चाह रहा हो, जिसे हम विदड्रॉ भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से एथलीट्स अपनी मर्जी से गेम्स को छोड़ जाते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमने फर्दर जो है गेम्स का हिस्सा नहीं रहना। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स रिलेटेड टू अडेप्टेशन टू करियर ट्रांजिशन। करियर ट्रांजिशन के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको जो अडेप्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। पहला है डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूटर्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम करियर ट्रांजिशन की वजह बनते हैं। मसलन डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूटर्स में आता है विद द एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम एथलीट्स जो हैं उनके अंदर मसल स्टिफनेस आ जाए, या बॉडी वेट बढ़ जाए या बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए। ये ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी वजह से करियर ट्रांजिशन करनी पड़ सकती है। एथलीट्स के लिए जो एक क्राइटेरिया है उनकी फ़िटनेस का, वो अगर मीट नहीं हो रहा तो इस वजह से भी करियर ट्रांजिशन को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी जो है पर्सन चाहता है कि बस अब मैंने बहुत इस चीज़ को एंजॉय कर लिया, एथलेटिक आइडेंटिटी को, या मैं बड़े अरसे तक एथलीट रह चुका हूँ, अब मैंने कोचिंग करनी है या मैंने कोई और फील्ड चूज़ करनी है, सीनियर एथलीट बनना है या कुछ भी वो करना चाहे, उस लिहाज से जो है अ, उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है करियर की ट्रांजिशन में। देन है परसेप्शन ऑफ कंट्रोल। उसके अंदर ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी कि आई कैन कंट्रोल माई करियर्स, आई कैन कंट्रोल माई हॉबीज़ और माई फील्ड्स इन विच आई वांट टू वर्क, ये जो चीज़ है इसकी वजह से भी वो ट्रांजिशन की तरफ आ सकता है। मसलन जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल दी कि हो सकता है वो चाहता हो कि मैंने बहुत अरसा एथलीट के तौर पे अपना रोल प्ले कर लिया, अब मैंने कोच बनना है, मैंने कोच के तौर पे अपनी सर्विसेज देनी है, या मैं अपना एक सेटअप चलाऊँगा जहाँ मैं लोगों को ट्रेन करूँगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। किसी भी पर्सन की लाइफ में करियर ट्रांजिशन में उसकी पर्सनल लाइफ से रेलिवेंट, फैमिली लाइफ से रेलिवेंट, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब फर्दर जो है हो सकता है कि उसके खुद वो नहीं चाह रहा कि मैं इस चीज़ के अंदर रहूँ, मैं इस गेम का हिस्सा फर्दर रहूँ, या सोसाइटी जो है उसे कह रही है कि अब इतना ही एज हो गई है, रिटायर हो जाना चाहिए, इससे लोग जो हैं इस तरह से कमेंट्स पास कर रहे हों जो उसको इफ़ेक्ट कर दें, या वो ये देख रहा हो कि मेरे लिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं रहा अब मेरे गेम्स के अंदर, तो इस वजह से भी वो ट्रांजिशन की तरफ आ सकता है। इसके अलावा मैरिड है और अडल्ट चिल्ड्रन हैं उनके उनके लिहाज से भी इनकी फैमिली लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से वो इस गेम का हिस्सा फर्दर नहीं रहना चाहते होंगे, करियर ट्रांजिशन की तरफ रुख करेंगे। थर्ड पे है रिसोर्सेज फॉर एथलीट। एथलीट्स के लिए ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो करियर ट्रांजिशन के रिजल्ट के तौर पे हमें नज़र आते हैं। जब ट्रांजिशन हो जाती है तो एक एथलीट कॉपिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एज की वजह से रिटायरमेंट फेस करना पड़ रही है तो रिटायर होने की वजह से वो एथलीट जो है वो उस चीज़ को फेस करे और कॉपिंग स्ट्रेटजीज अपनाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो उसके अंडर प्रेशर आए उस चेंज के, अपने आप को वो मैनेज करना शुरू कर दे। दूसरा सोशल सपोर्ट आ सकती है। अगर करियर एकदम से इंजरी आई है, इंजरी की वजह से करियर ट्रांजिशन हुई है,
तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ये सब लोग सपोर्ट करेंगे दैट यू शुड नॉट बी वरी फॉर दिस, आपके लिए अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फिर प्री रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, जैसे अगर कोई रिटायर हो रहा है या किसी ने किसी को जो है वो डिसलेक्शन का खतरा है या खुद से वो जा रहा है, छोड़ना चाह रहा है, तो उस टाइम वो पहले से प्लान कर रहा हो कि मैंने नेक्स्ट जो है वो क्या अपने लिए प्लान करना है। अगर मेरा ये करियर जो है मेरे से छूट जाता है या मैं यहाँ से रिटायर हो जाता हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा अपनी लाइफ के अंदर, मेरा सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्री रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा हैं। ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किस तरह की हो सकती है। एक है हेल्दी ट्रांजिशन, अगर पर्सन ने अपनी विल से उसको किया है या उसे पहले से पता था मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर जो चेंज आएगा उसके अंदर वो हेल्दी होगा, वो अपने लिए उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेगा, उससे उसके लिए ऑलरेडी उसने प्लानिंग की हुई होगी उस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये हेल्दी ट्रांजिशन की एग्जांपल है। दूसरा, अगर एकदम से हो जाता है डिसलेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से पर्सन के करियर के अंदर ट्रांजिशन आती है, तो वो डिस्ट्रेसफुल हो सकता है, उस वो टेंशन का शिकार हो सकता है, अंडर प्रेशर आ सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो उसको नेगेटिव ले सकता है, यानी अनहेल्दी भी हम कह सकते हैं ट्रांजिशन उसके लिए हो सकती है। लास्ट पे हमारे पास है इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज कौन सी यूज होती हैं। क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशन की बेस पे हम ट्रांजिशन के लिए इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। पहला है ट्रांसफरेबल स्किल्स। एथलीट जो हैं वो अगर डिस्ट्रेसफुल हो चुके हैं, हेल्दी ट्रांजिशन है तो वो उसे इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर अनहेल्दी है या डिस्ट्रेसफुल हो चुकी है ट्रांजिशन, तो ऐसी कंडीशन में उसे इंटरवेंशन चाहिए होंगी। उसमें हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है कि हम एथलीट्स को ट्रांसफरेबल स्किल्स की तरफ लेके आते हैं, उनके अंदर इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि उन्होंने बीइंग एथलीट जो स्किल्स लर्न की हैं उनको अपनी लाइफ के फर्दर जो करियर्स हैं उनके अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या अपनी आम जिंदगी में उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, वो कहाँ कहाँ उनको फ़ायदा देंगी। सेकंड, करियर काउंसलिंग है हमारे पास। हम उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको ऑप्शंस बताते हैं, नेक्स्ट उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि इनको वो यूटिलाइज करके अपने लिए बेटर फ्यूचर के अंदर करियर को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट को रेफर किया जा सकता है एथलीट्स को, ताकि वो उनकी जो रिक्वायर्ड नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड कर सकें और फर्दर उनके लिए हेल्पफुल हो सकें। लास्ट पे हमारे पास जो है करियर डेवलपमेंट आती है, उनके लिए कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर वो अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है, दैट इज ट्रांसफरेबल स्किल्स। This is also known as life skills, are important skills that athletes have developed through sport that can be used in other areas of life. Being an athlete, athletes बहुत सारी ऐसी skills सीखते हैं जिनका उनको अपनी करियर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो ऐसी skills हैं athletes के अंदर जिनका overall life के अंदर उनको बहुत ज़्यादा benefit होता है। Examples of transferable skills for athletes include the ability to perform under pressure। सबसे पहली जो ability हमारे पास है वो है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहते हुए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सोल्यूशन के लिए इनके अंदर स्किल्स मौजूद होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनके अंदर ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एथलीट्स, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मौजूद होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से काम करना है, स्टेप वाइज कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके चलना है, ये सारी सेंस भी इनके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस एंड चैलेंजेस। डेडलाइंस को और चैलेंजेस को मीट करना इनको बहुत अच्छे से आता होता है, उन चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करना है, जो उनको टारगेट मिलता है उसको कैसे अचीव करना है। सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स नेक्स्ट है हमारे पास। अपने लिए वो खुद गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करते हैं, उसके लिए मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स लगाते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेशन। डेडिकेशन एक ऐसी स्किल है जो कि थ्रू आउट द लाइफ उनके साथ चलती है।
खुद को वो जिस भी गेम के लिए डेडिकेट करते हैं, अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस उसके अंदर दिखाते हैं। इसी तरह से वो लाइफ के अंदर कोई भी अगर दूसरा काम शुरू करते हैं या कोई दूसरे टास्क के लिए वो अपने आप को डेडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल्फ मोटिवेशन। इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन किसी भी टास्क के लिए बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। एंड टीम रिलेटेड इंटरपर्सनल स्किल्स, एक टीम के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करना है, किस तरह से टीम मेंबर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एथलीट्स के अंदर ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो अपनी लाइफ के बाकी एरियाज के अंदर यूटिलाइज कर सकता है, इनसे फ़ायदा उठा सकता है। Athletes should explore the following questions to identify new potential directions in education and career. फर्ज करें एक एथलीट जो है वो ट्रांजिशन की तरफ आ गया है, उसने गेम्स को छोड़ दिया है, स्पोर्ट्स को छोड़ दिया है। अब वो अपने आप से क्वेश्चन करे कि वो अपनी जो उसके पास स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं या ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, उनको अपने करियर में और एजुकेशन में फर्दर यूज़ कैसे कर सकता है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो अपने आप से करेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द स्किल्स दैट हेल्प यू सक्सीड एज एन एथलीट? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप एज एन एथलीट कामयाब हुए हैं? आपको आपके एथलेटिक करियर में कामयाब करने वाली कौन सी स्किल्स हैं? नेक्स्ट है, व्हाट आर द एथलेटिक स्किल्स दैट आर ट्रांसफरेबल? और आपके पास कौन सी एथलेटिक स्किल्स हैं जो कि ट्रांसफरेबल हैं, जिनको आप चेंज दूसरे अपनी लाइफ फील्ड्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द स्किल्स दैट आर सिमिलर टू दोज दैट एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर? आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं या उन स्किल्स से मिलती-जुलती ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनको कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय के अंदर ये मौजूद हों। नेक्स्ट है, हाउ कैन दीज स्किल्स हेल्प यू एज यू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑफ लाइफ आफ्टर स्पोर्ट? आप इन स्किल्स के साथ जो आपके पास ऑलरेडी लाइफ स्किल्स हैं, आप इनको किस तरह से अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जो आपने स्पोर्ट्स के बाद वाली लाइफ है उसके अंदर चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन स्किल्स को यूज़ करना है, आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? कौन सी स्किल्स आपको फ़ायदा देंगी, कहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हैं, उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फ़ोकस करनी है। इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आप अपने आप से ले लेते हैं बीइंग एन एथलीट, तो आप अपनी उन स्किल्स को अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ के ऑल फील्ड्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। Next, a career in sports. Many athletes struggle with their careers, ending largely because their identities are so strongly rooted in athletics. बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं कि जो कि अपने करियर्स को एंड कर देते हैं। उस वक़्त उनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं बीइंग एन एथलीट बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स उनकी होती हैं। वो अपनी उस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाह रहे होते। बट दे मे स्ट्रगल लेस इफ दिस करियर एंडिंग डिसीजन इज़ वॉलंटरी। हाँ, अगर वो उस करियर को अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं, तो फिर उनको खुद अपनी ज़ात के साथ कम स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चीज़ से, जो वो एक पेन की फीलिंग रखते हैं, वो उनको कम फेस करना पड़ती है। अगर बाय चांस होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज की वजह से होता है या इंजरी की वजह से एकदम से हो जाता है या डीसिलेक्शन की वजह से होता है, तब एथलेटिक आइडेंटिटी जो है उसके लूज होने की वजह से एथलीट ज़्यादा जो है वो टेंशन का शिकार होते हैं या उस चीज़ को ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। If athletes are aware of potential careers with which to continue their tenure and involvement in the sports realm, अगर उनको पता है कि हम अपने कौन से मज़ीद पोटेंशियल करियर्स हैं जिनको बीइंग एन एथलीट चूज़ कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर ट्रांजिशन, जिसके अंदर उनकी दोबारा से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं दोबारा से उसके अंदर उजागर हो सकती हैं या दोबारा से वो जिस तरह से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे वैसी सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे रख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे मे बी लेस लाइकली टू एंड्योर डिक्रीज्ड वेल-बीइंग और लाइफ सैटिस्फैक्शन। तो उनके अंदर चांसेस हैं कि हो सकता है वो अपनी वेल-बीइंग को लूज़ ना करें, पहले जैसी वेल-बीइंग ही रखें और अपनी लाइफ सैटिस्फैक्शन का लेवल भी वही रखें, वो कम ना हो। देखें, एक जिस किस्म का करियर उनका पहले था, गेम्स में थे पहले, अब अगर ट्रांजिशन हुई है दोबारा से वो गेम्स में ही आते हैं,
तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी वेल-बीइंग भी वैसे ही रहेगी, वो अपनी लाइफ़ से वैसे से ही सैटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर वो चेंज हो जाता है, उनकी दोबारा से एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वाली उसके अंदर नहीं आती हैं, तो फिर वो एथलीट जो हैं वो टेंशन का शिकार हो सकते हैं, लाइफ़ सैटिस्फैक्शन में उनकी कम हो सकती है, जो कि ओवरऑल उनकी लाइफ़ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, उनकी वेल-बीइंग के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। स्पेशली व्हेन द इंडिविजुअल्स करियर इज़ एंडेड अब्रप्टली, जब किसी भी इंडिविजुअल का करियर एकदम से एंड होता है, तब वो इन चीज़ों का ज़्यादा शिकार होता है कि उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हो जाती है, वेल-बीइंग रिड्यूस हो जाती है। और एकदम से करियर एंड कब होता है? जब वो पर्सन इंजरी का शिकार हो जाए या उसकी डीसिलेक्शन हो जाए। तो ये ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो अपनी वेल-बीइंग को डिक्रीज़ कर सकता है और लाइफ सैटिस्फैक्शन को डिक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो प्लान कर रहा है, ऑलरेडी कोई उसके पास प्लानिंग मौजूद है या जिस किस्म का पहले वो काम कर रहा था, उससे मिलता-जुलता अब कर रहा है, तो उसके अंदर वेल-बीइंग इफ़ेक्ट नहीं होगी, लाइफ सैटिस्फैक्शन भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं होगी। उसका लेवल सेम ही रहेगा तकरीबन। नाउ करियर इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे कौन-कौन से करियर्स हैं जिनको एथलीट्स यूज़ कर सकते हैं आफ्टर ट्रांज़िशन? पहला है एजुकेशनल एडवाइज़र्स एंड करियर काउंसलर शुड एनकरेज एथलीट्स विद अ हाई लेवल ऑफ एथलेटिक आइडेंटिटी टू कंसीडर करियर्स व्हिच अलाउ कंटिन्यूड एंगेजमेंट विद स्पोर्ट। पहली कंडीशन तो ये है कि एजुकेशनल एडवाइज़र्स या करियर काउंसलर को ये चाहिए कि एक एथलीट को ट्रांज़िशन के बाद ऐसा ही करियर सेलेक्ट करके दे या उसके लिए सजेस्ट करे इसके अंदर दोबारा से स्पोर्ट्स से रेलिवेंट कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद हो जिसके अंदर वैसी सी इंगेजमेंट हो जैसी उसकी स्पोर्ट्स के अंदर थी बीइंग एन एथलीट। फॉर एग्जांपल वो कौन-कौन से करियर्स हो सकते हैं? पहला है हमारे पास स्पोर्ट्स कोच या स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। किसी भी एक टीम को इंस्ट्रक्ट करना, कोचिंग करना स्पोर्ट्स कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उनको जो है वो ट्रेन करता है कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दें और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसी स्किल्स हैं जो बीइंग एन एथलीट आपको चूज़ करनी चाहिए। किसी भी एक टीम के लिए स्पोर्ट्स कोच जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वो उस टीम को लेके चल रहा होता है, पूरी टीम को गाइड कर रहा होता है। जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स करियर में हमारे पास ऑफर मौजूद है फॉर एथलीट्स वो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दे इनकरेज पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। इनका मेन काम ये होता है कि उन्होंने आम जो पॉपुलेशन है उसको इस चीज़ की तरफ लेके आना है कि उनकी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। ये कह सकते हैं एनवायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट करना भी इनका एक मेजर टास्क है। नेक्स्ट हमारे पास पीई टीचर है। पीई टीचर का रोल जो है वो क्या होता है? दे प्लान एंड डिलीवर लेसन्स, assess students and arrange matches with other schools and colleges। किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर पीई टीचर जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। उन्होंने बिटवीन कॉलेजेस, बिटवीन स्कूल्स जो है वो कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की असेसमेंट भी करनी होती है। उनको लेसन भी डिलीवर करने होते हैं। लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, इसलिए इनके लिए लेक्चर्स जो हैं वो कम प्लान किए जाते हैं। इनको टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर कम होती हैं। इनके लिए ऊपर जो है वो जो स्पोर्ट्स रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कह सकते हैं कि डिवीज़न आपके पास टीचिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का डिवीज़न जो है वो 10 एंड 90% तक होता है। बाज़ स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर अगर टीचिंग फैकल्टी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो एक पीई टीचर है उसका मेजर टास्क यही है कि उन्होंने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करवाने हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। जो ट्रेनिंग उनको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको असेस भी करना है ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जिस हद तक हम इनको ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके लिहाज से हमें इफ़ेक्ट उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमें नज़र आना चाहिए, उनकी प्रोडक्शन आनी चाहिए गेम्स के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर वो आ रही है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स लॉयर। स्पोर्ट्स लॉयर का बेसिकली काम ये है कि दे एडवाइज देयर क्लाइंट्स ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट एंड मे आल्सो रिप्रेजेंट देम इन कोर्ट। ये हम क्यों सजेस्ट करेंगे? बीइंग एन एथलीट किसी भी गेम के अंदर रहते हुए उस एथलीट ने उसके लॉज को पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दी होगी, इस वजह से उसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा कि किस तरह से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन को किस तरह से फॉलो किया जाता है, कौन सी लिमिट्स हैं जिनको क्रॉस किया जा सकता है और कौन सी हैं जिन्हें नहीं किया जा सकता। और साथ ही अगर उनके पास एकेडमिक डिग्री मौजूद है तो वो स्पोर्ट्स लायर के तौर पे अपना करियर जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्पोर्ट्स के अंदर करियर है वो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का, जो हम सजेस्ट करते हैं एथलीट्स को आफ्टर ट्रांजिशन। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वर्क विद एथलीट्स टू हेल्प देम ओवरकम एंड प्रिवेंट इंजरीज। एक कंडीशन ये है कि इंजरी हो गई, इंजरी के बाद हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक चीज़ ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर इंजरी उनको इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करवाते हैं जिससे उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनको हम इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का बेसिक काम यही है कि उन्होंने एथलीट्स को इंजरी से प्रिवेंट करना है और अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसे ओवरकम करना है। स्पोर्ट्स थेरेपी है नेक्स्ट हमारे पास। दे ट्रीट एंड प्रिवेंट इंजरीज यूजिंग द टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। एक कंडीशन ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। दूसरा, स्पोर्ट्स थेरेपी के अंदर जिस तरह से काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, सेम इसी तरह से हम ऐसे एथलीट्स जो ट्रांजिशन की वजह से गेम से दूर हो रहे हैं, उनके अंदर हम स्पोर्ट्स थेरेपी को प्रमोट करते हैं कि वो अपने ऐसे एथलीट जो इंजरी का शिकार हो चुके हों, उनको उस इंजरी के ट्रॉमा से निकालने के लिए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें, ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इंजरीज को। जिस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, इसी तरह से स्पोर्ट्स थेरेपी का भी यही रोल है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उनको फोकस किया जाता है ज़्यादा। यानी कि मेंटली पर्सन जो है जिस ट्रॉमा से गुजरा हो, जिस कंडीशन से गुजरा हो, उसको मेंटली ट्रीट किया जाता है अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी। सिर्फ हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि हम फिजियोथेरेपी को भी साथ में कंटिन्यू रखते हैं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट को स्पीड अप करने के लिए दोनों को एट अ टाइम यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट करियर हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ लेयर सेंटर और जिम मैनेजर। जिम मैनेजर का रोल भी ऐसा ही होता है जिस तरह से एक कोच का होता है, लेकिन थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज़्यादा होती है। That include recruiting and managing staff, ensuring they are properly trained up and have up-to-date qualifications, assuring that center is well maintained. पहला क्या हो गया कि रिक्रूट करना है और स्टाफ को मैनेज करना है, स्टाफ हायर करना है और उसकी मैनेजमेंट करनी है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि स्टाफ सारा का सारा ट्रेंड है और उसकी क्वालिफिकेशन अप टू डेट है, उन्हें टेक्निक्स का पता है, जो रेलिवेंट हमारे पास टाइप्स एंड टेक्निक्स हैं उन सब के से वो अवेयर हैं और इस चीज़ को भी इंश्योर करना कि जो सेंटर है वो वेल मेंटेन्ड है, उसके अंदर हर चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है। नेक्स्ट करियर है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का। दे वर्क फॉर न्यूज़पेपर, वेबसाइट, टीवी स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। वो इन सब में से किसी एक के लिए भी काम कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक ही टाइम में वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, टीवी स्टेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल जो है एथलीट्स आफ्टर ट्रांजिशन प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स फोटोग्राफर का रोल है। दे वर्क फॉर अ पब्लिकेशन, for example print and or web, as a freelancer for a news agency or for an organization that runs sports events। यानी कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर का काम जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। प्रिंट मीडिया के लिए भी वो काम कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया के लिए भी कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी ये वर्क करते हैं। फोटोग्राफी को बीइंग अ फ्रीलांसर वो यूज़ करके अपना करियर के तौर पे अपना रहे होते हैं और अगर कोई न्यू एजेंसी है या कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसे रन करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उस सारे सेटअप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लास्ट हमारे पास स्पोर्ट करियर है स्पोर्ट्स मार्केटिंग का है, जिसे हम पीआर भी कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस भी कहा जाता है, कम्युनिकेशंस एंड सोशल मीडिया भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जो पर्सन होता है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ उसने डील करना होता है। मेन पर्पस क्या है, प्रमोटिंग स्पोर्ट एंड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया। अब कौन कौन से मीडिया हैं जिसको ये टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्निकल स्पॉन्सर्स के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, फुटबॉल क्लब्स हैं, हॉकी क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब्स हैं, उनके साथ होगा। एथलीट्स के साथ, मीडिया के साथ, एजेंसीज को वो टारगेट करेंगे, प्रैक्टिशनर्स के साथ उनका लिंक होगा, स्टेट के साथ लिंक होगा, लोकल कम्युनिटी के साथ लिंक होगा, स्पेक्टेटर्स के साथ होगा, रीडरशिप जो लोग न्यूज़पेपर को रीड करते हैं या ऑनलाइन कंटेंट को रीड करते हैं उनके साथ उनका लिंक होगा, एक्सटर्नैलिटीज़ के साथ वो करेंगे, कमर्शियल स्पॉन्सर्स के साथ वो करेंगे, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के साथ और स्पोर्ट्स सर्विसेज के साथ उनका लिंक होगा,
स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका लिंक होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मिल के स्पोर्ट्स मार्केटिंग को प्रमोट करती हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग में ये सारी की सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं। इनमें से किसी एक को टारगेट कर लें या मल्टीपल को एट अ टाइम टारगेट कर लें, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट किन में है, किन चीज़ों में है, वो उसके लिहाज से अपने आप को यूटिलाइज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेलनेस आफ्टर स्पोर्ट, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। किस तरह एथलीट्स अगर ट्रांजिशन का शिकार हो जाते हैं तो अपने आप को वेलनेस की तरफ लेके आएँगे, अपनी हेल्थ का किस तरह से वो ख़्याल रखेंगे, ऐसा करने की क्यों ज़रूरत होती है? जब एथलीट अपने एथलेटिक करियर में होते हैं तब वो डेली रूटीन पे अपनी एक प्रैक्टिस कंटिन्यू किए होते हैं, उनकी कैलोरी कंजम्पशन की एक लिमिट होती है, उसके लिहाज से वो वर्क कर रहे होते हैं। बट जब वो रिटायरमेंट की तरफ आ जाते हैं या करियर ट्रांजिशन की तरफ आ जाते हैं तो एकदम से उनकी वो रूटीन जो है वो कायम नहीं रह पाती, उसमें चेंज आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट ना भी करता हो एथलीट तो उसने अपनी वेलनेस को कैसे मेंटेन करना है, अपनी फिटनेस को, न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। इफ द इंडिविजुअल हैज़ एंगेज्ड इन फिटनेस प्राइमरली थ्रू द स्पोर्ट कॉन्टेक्स्ट, अगर वो प्राइमरी तौर पे गेम की वजह से ही फिटनेस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज था जो फिटनेस लेके आती हों, द रिटायरमेंट अब फ्रॉम स्पोर्ट रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग अ न्यू रिलेशनशिप विद फिटनेस। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि जो रिटायरमेंट है वो एथलीट के अंदर नया रिलेशनशिप जो है फिटनेस के लिहाज से बिल्ड करे। Further, former athletes whose sense of self-identity includes exercise identity and athletic identity are more likely to remain motivated for physical activity after completion of their collegiate athletic career. अब ऐसे एथलीट जिनके अंदर ऑलरेडी एथलेटिक करियर एथलेटिक आइडेंटिटी मौजूद थी या एक्सरसाइज आइडेंटिटी मौजूद थी, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब वो कॉलेजिएट एथलेटिक करियर को छोड़ते हैं तो वो दोबारा से फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहें। लेकिन ऐसे एथलीट जिनके अंदर ये आइडेंटिटी मौजूद नहीं होती, एक्सरसाइज आइडेंटिटी या एथलेटिक आइडेंटिटी, वो फिजिकल एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपने आप को थोड़ा सा रेजिस्ट रखते हैं। उनके लिए एथलेटिक या फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Athletes transitioning out of sports should consider the role of exercise in health and wellness promotion. जो एथलीट्स हैं जब वो स्पोर्ट्स को छोड़ते हैं, ट्रांजिशन की तरफ आते हैं तो उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक्सरसाइज का क्या रोल था उनकी हेल्थ को प्रमोशन में, हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करने में, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो फिट थे सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो अब भी उन्हें फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जिसका उन्होंने ख्याल रखना है, पर्सनल मोटिवेशन टू एक्सरसाइज, वो खुद कितने मोटिवेटेड हैं एक्सरसाइज के लिए। थर्ड, एक्सरसाइज के लिए इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन इफ कंपटीशन इज अ मोटिवेटर। हाँ, अगर ऐसा है कि एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन उनको सिर्फ कंपटीशन की वजह से मिलता था कि जब कंपटीशन नज़दीक है तब वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे, तो ऐसी कंडीशन में अब उन्हें देखते रहना चाहिए कि कब हम उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर्सन को, वो दोबारा से किसी कंपटीशन का हिस्सा बनेगा और वो मोटिवेटर का रोल उसके लिए प्ले करेगा। तो इसमें वो आफ्टर रिटायरमेंट भी अपने जो फ्रेंड्स हैं या पीयर सर्कल है उसके अंदर आपस में मिलके कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट प्लान कर सकते हैं जो उनके लिए एज अ मोटिवेटर रोल प्ले करें और वो एक्सरसाइज के साथ इंगेज रह सकें। नेक्स्ट है आपने कौन सी चीज़ें शेड्यूल करनी हैं अपनी एज के लिहाज से और एबिलिटी लेवल के लिहाज से। आपकी एज क्या है, आप कितने एबिलिटी रखते हैं एक्सरसाइज के लिए, आपने शेड्यूल कौन सा फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन होती हैं कि आपकी एक्सरसाइज की टाइप क्या है, उसकी आप ड्यूरेशन कितनी लेते हैं, इंटेंसिटी कितनी है और फ्रिक्वेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल इंटेंस एक्सरसाइजेज 10 मिनट्स के लिए परफॉर्म करते हैं तो ये इंटेंस होना, एक्सरसाइज का इंटेंस होना उसकी इंटेंसिटी को शो करता है। लाइट एक्सरसाइज जो है वो उसको शो करता है। ड्यूरेशन जो है 10 मिनट के लिए परफॉर्म करना, ये ड्यूरेशन है। फ्रीक्वेंसी, अगर कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको रेपिटेशन करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या कहते हैं। 20 रेपिटेशंस 2 टाइम्स अ डे विद टफ एक्सरसाइजेस, ये जो है हमारे पास इंटेंसिटी को भी बता रहा है, ड्यूरेशन को भी बता रहा है और फ्रीक्वेंसी को भी बता रहा है। अब आप कार्डियो करते हैं, आप योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं उसके लिहाज से ये चीज़ें आप डिटरमिन करते हैं।
और इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए आपने अपनी एज का भी ख्याल रखना होता है। आप अपनी रूटीन के जो शेड्यूल है उसको भी देखते हैं और एबिलिटी भी देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है इन चीज़ों को फॉलो करने की, इनको हैंडल करने की। नेक्स्ट है हाउ टू प्रॉपर्ली असेस एंड ट्रीट इंजरीज व्हेन दे अकर। इन एथलीट्स के अंदर अगर इंजरीज अकर हो जाती हैं वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट डाइटरी चॉइसेस एंड कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड ऑन पोस्ट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी आपने कोई भी कंडक्ट कर ली, एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली, उसके बाद आपने अपने लिए डाइट के अंदर कितनी कैलोरीज चूज करनी है, आपने किस अपनी डाइट का कौन सा लेवल जो है वो रखना है, अपनी डाइट का एक चार्ट ऑर्गेनाइज कर लें बेशक। उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मील प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स। आपका जो मील का प्लान होना चाहिए उसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड्स लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल हो सके। कंट्रोलिंग पोर्शन साइजेस, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें। अगर आप पहले फुल प्लेट ले रहे थे जब आप फुल प्रैक्टिस में थे तो अब आप उसको क्वार्टर या हाफ पे ले आएँ। अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी उतनी ही है फिर आप फुल भी कंज्यूम कर सकते हैं। एंड बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ फूड विद डेली फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, जिस दिन आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन आप ज़्यादा फूड की क्वांटिटी ले सकते हैं। जिस दिन आप कम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन आप कम फूड इनटेक करेंगे। इस चीज़ को आप बैलेंस करेंगे अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के साथ। ये सारा मैनेज करना जो है इसकी वजह से आपकी वेलनेस जो है वो प्रमोट होगी, प्लस इसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपकी लाजमी तौर पर पूरी होती रहेगी और आप फिट रह सकते हैं बीइंग एन एथलीट इवन आफ्टर ट्रांजिशन, बीइंग रिटायर्ड पर्सन और पर्सन विदाउट एथलेटिक आइडेंटिटी। नाउ यू हैव एन असाइनमेंट। एक यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, आपने इस आर्टिकल को रीड आउट करना है और स्पोर्ट्स के अंदर जो जेरोंटोलॉजी थ्योरी है उसको आपने यहाँ पे कंसीडर करना है कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर रही है। स्पोर्ट्स एंड एजिंग, अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर older adults. Here are the references from where the data is drawn. If you have any queries and feedback, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.